हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप एक अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि तुम्हें पता, अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी हम ऑलरेडी पहले से 203 वीडियो जो है कवर अप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अपना नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहा तुम्हारे पास, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म होते क्या है? तो इनका सिंपल सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, क्रिस्टल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल होंगे ये। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं इनको होते क्या है। देखो, तो यहाँ क्या है कि डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर है इनका वो सेम है, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यही है। तो आइसोमॉर्फिज्म मॉर्फस कंपाउंड हैव द सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी सारे कंपाउंड है तो अलग अलग, पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहता है। जैसे FeSO4.7H2O, ये किसका है? ग्रीन विट्रियोल। कौन है? ग्रीन विट्रियोल। ये ग्रीन कलर का होता है इसीलिए ग्रीन नाम रखा है। और यहाँ पे कौन है? MgSO4.7H2O। तो ये कौन है? ये होता है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, और ZnSO4.7H2O से बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। ये ग्रीन विट्रियोल, ये व्हाइट विट्रियोल। ये जिंक का एक कंपाउंड है और ये आयरन का है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम अच्छे से। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे कौन है? पॉलीमर्स। अब तुम्हें नाम से मालूम चल रहा है पॉली यानी कि बहुत सारे, एक कंपाउंड होगा उसके कई सारे रूप होंगे वहां पे। देखो, तो occurrence of a particular substance in more than one crystalline form is called morphism। ठीक है, अब यह एग्जांपल देखो एक बार। फॉर एग्जांपल क्या है कि ZnS एग्जिस्ट एस। अब जो ZnS है, ZnS ही लेकिन दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग समझ में आ गई होगी जी। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब वाटर। देखो एक बार समझो क्या है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन हाइड्रेट इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एक्वस आयंस। ठीक है, तो जो वाटर है यहाँ केमिस्ट्री के अंदर, वाटर को हम हाइड्राइड भी बोलते हैं। हाइड्रेशन यहाँ वही चीज है। ठीक है, जब यहाँ पे मान लो कि H2 रिलीज होगा कहीं से, जैसे बोलते हैं हम हाइड्रेशन। कोई कंपाउंड ऐसे गर्म कर रहे हैं, उसमें से जो वाटर है वो अगर इवेपोरेट हो रहा है तो इसे बोलते हैं क्या? हाइड्रेशन। तो यानी कि जो 1 मोल मॉलिक्यूल जो वाटर है उसे हम गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं उसको। ठीक है, यानी गैसियस साइड में उनको बदल रहे हैं। अब देखो यहाँ, तो साइज ऑफ आयंस, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन हो जाएगी। अगर साइज बढ़ जाए उस कंपाउंड का, साइन का अगर साइज बढ़ जाएगा तो वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है कम हो जाएगी। और अगर चार्ज बढ़ रहा है वहाँ पे, देखो चार्ज और आयन, चार्ज बढ़ जाएगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहा कि एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज मोर एनर्जी इज रिलीज ऑन सॉल्वेशन। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है? ये कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने शायद पढ़ा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहीं पे आते हैं। अब इसकी आगे डिटेल थोड़ी सी और आ जाएगी तो आगे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ, तो सॉल्वेशन मतलब क्या चीज है? द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स विच स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट जो है वो स्टेबलाइज होते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है if the solvent is water then it is known as hydration। तो मैं तुम लोगों को भी बताया था मैंने जस्ट बिल्कुल कि यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है और इसको हम यहाँ हाइड्रेशन बोलते हैं, क्योंकि वाटर है तो हाइड्रेशन तो उसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर डिपेंड ऑन द लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये डिपेंड करता है उसका जो डाइल्यूशन अगर करवा रहे हैं हम लोग, एंड जो कोई चीज़ है अगर उसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं उनको,
तो ये डिपेंड करेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तुम लोग स्कूल में देखा होगा, तो ये बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। दो एटम्स हैं, अगर उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ बनता है सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगा। और अगर तीन तीन की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे तीन बॉन्ड वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो जो डिफरेंट होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतने बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड, डबल की हुई तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल की हुई तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ को हम ऐसे दिखाते भी हैं दो एटम के बीच में। देखो, तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम देखें नंबर एक क्या कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रही है, मतलब दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ क्लोरीन एटम है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है। इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें आता है 7। ऐसी 7 इसमें और 7 इसमें। करने कितने ने 8 करने को, इनको अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इसने इसकी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली और इसने एक इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर ली, तो यहाँ बन जाएगा इसका सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा उसका। अब यहाँ पे देखो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा फिर। और तीन तीन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बन जाएंगे। नाइट्रोजन है, एक मिनट को थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा। देखो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। देखो, दो इलेक्ट्रॉन इसके और दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं। इस वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली और इस वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, तो बीच में आ गए ना चारों। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 2 पेयर है। 2 पेयर मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसी नाइट्रोजन वाला देखो, यहाँ तीन तीन की शेयरिंग हो रही है क्योंकि यहाँ 8 करने हैं। इसके लास्ट में कितने होते हैं 5, तो 3 की शेयरिंग करेगा तो 8 हो जाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे 8 की शेयरिंग होगी, मतलब 8 बॉन्ड बनने हैं तो फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देखो, तो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग अकॉर्डिंग यहाँ थ्योरीज हैं वो है यहाँ पे देखो, कॉसल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। एक तो जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, एक एमओटी मौत जैसे बोलते हैं एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। एक होती है वीबीडी, वीबीडी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और एक होती है यहाँ पे VSEPR, VSEPR मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है ये भी थ्योरी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 से 5 थ्योरी यहाँ पे तुम्हें पढ़ने होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ की करके थ्योरी को देख लेते हैं एक बार। तो ये कॉसल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यहाँ पे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है एक बार देखो। एटम कैन कंबाइंड बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है तब यहाँ पे आपस में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपस में वो कंबाइंड हो जाएंगे। देखो, एटम कैन बी कंबाइंड हो सकते हैं बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ये है लुईस थ्योरी। तो यहाँ देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको समझ लो, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत आता है। कॉम्बिनेशन एटम्स कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर, अगर 1 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, और अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो यानी कि क्या है कि बॉन्ड बनाएंगे और नोबल गैस के जैसा कन्फिगरेशन अटेन करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या चीज है वो भी देख लो। अब जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 7। तो F के साथ में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, इसका बनेगा लुईस डॉट, ठीक है। इसे बोलते हैं लुईस सिंबल बोलते हैं हम इसको। अगर तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना है। देखो,
तो F के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए हमने, ऐसे 7 इसके कर दिए हमने। कराने कितने 8 है। तो ये लुईस के अकॉर्डिंग ये है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, इनका ऑक्टेट हमें पूरा कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ देखो इस वाली फ्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, इसके ने इसके से एक शेयरिंग कर ली, हो गई। तो यहाँ पे 8 इसके हो गए। तो देखो यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये आगे देखो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहे, यहाँ पे जो शेयरिंग इसकी हो रही है। ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो गया बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन में भी है। तो ऑक्सीजन में क्या कि ऑक्सीजन का नंबर होता है कितना 8, इसके आउटर मोस्ट में आते हैं 6। तो ये दो की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो 2 यहाँ से इसने ले लिए, 2 इसने यहाँ से ले लिए, ओके। तो अब यहाँ दो की जब शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो आधा बॉन्ड इसमें जो है इसका दिख रहा है, आधा इसका दिख रहा होगा, बिकॉज ये शेयरिंग बॉन्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना हुआ है। तो हम इसको ऑलवेज ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक ये रहा और एक ये रहा, बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल और भी है, वो भी देख लो। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है, एथेन का है। अब एथेन एक बार देखो, तो कार्बन है, एथेन फॉर्मूला होता है क्या C2H4, एथीन का C2H4 यहाँ पे एथीन, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ऐसे कार्बन 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के सिंगल तुम्हें पिंक कलर के दिख रहे होंगे अलग ही, वो तो ठीक है। अच्छा अब इनकी हम कराएंगे शेयरिंग। तो शेयरिंग जब होगी तो कैसे होगी, देखो अब ये कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, हो गए कितने 6, और 2 ले लेगा इस वाली कार्बन से, हो गए 8। देखो 4 इसके पास ऑलरेडी यहाँ, एक यहाँ से लिए 5, 2 यहाँ से लिए, हो गए 5 और 2 7, और एक यहाँ से लिए उसने 8, हो गए। सेम काम इधर भी ये कार्बन भी करेगा कि ये भी यहाँ से 2 कार्बन, मतलब इस वाली कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक हाइड्रोजन से लिया, एक यहाँ से लिया, हो गए इसके 8। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखाएंगे अब, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसके और इसके बीच में केवल एक की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पे आता है कौन, डबल बॉन्ड। तो ऐसे यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल, बात समझ में आ गई। तो स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज यानी कि क्या चीज होती है, देखो फॉर्मल चार्ज, देखो फॉर्मल चार्ज भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आते भी पूछ लेता है। तो देखो ये क्या है कि इट इज द थ्योरेटिकल चार्ज ओवर एन इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइंस। तो यानी कि उनके ऊपर क्या है, थ्योरेटिकल चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। निकाल ले कैसे, मतलब वो चीज देख लो एक बार ढंग से। और दूसरी पॉइंट इसका क्या है कि इन पॉली एटम आइंस जो है, मतलब कोई ऐसा एटम्स है इसके अंदर, पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, ये कोई आइंस है इसके अंदर ज्यादा एटम्स हैं। तो इन पॉली एटमिक आइंस द नेट चार्ज इज पॉसेस्ड बाय द होल आइंस। उस पूरे होल के ऊपर जो चार्ज होगा, जो एटम्स है ना वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बटा हुआ होता है, तो पूरे के ऊपर जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। तो आगे क्या है इसमें देखो, फैसिबल टू असाइन और स्पेशल असाइन अ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम्स। अब इसको समझते हैं आगे चल के अच्छे से, देखो निकालते कैसे वो देखो। मानो कि तुम्हारे पास में भी एक ओजोन है, अब ओजोन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और ओजोन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, अब यहाँ पे चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखो हुआ कैसे आखिरकार, हुआ कुछ ऐसे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 2 4 6, और इसका देखो एक बार यहाँ पे शेयरिंग देखो, और ऐसे एक बार यहाँ पे देखो, इसके भी लास्ट में कितने होते हैं 6, तो 2 ये रहे, 2 इसमें 4 6 और 2 8, पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। देखो ऐसे यहाँ देखो, इसमें तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 और 2 4, एक इसमें होगा 6 और एक इसमें होगा 8, हो गए। अब देखो हमें तो यहाँ पे निकालते कैसे, देखो यूज टू गिवन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी बताता है स्ट्रक्चर के अंदर। लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स, ठीक है। तो ये क्या बताएगा तुम्हें, देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कैसे देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 इसके अंदर हो गए 8,
और लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया। अगर एक्स्ट्रा है तो फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि एक यहाँ पे फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो होने चाहिए थे 8, लेकिन कितने दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 7, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कौन आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 पे अगर देखें यहाँ पे तो इसका जो चार्ज हो कितना होगा -1, इस वाले पे होता है कितना +2 सॉरी +1, और इस वाले पे 0 क्योंकि थर्ड वाले पे। इसका स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं हम तब की बात है, देखो है तो सब कुछ है सही, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने के लिए, तो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल तो तुम ये देखो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि लुईस ने बोल दिया कि जितने भी आइटम सब अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं तो सबके सब 8 ही कर रहे होंगे, उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, सबके सब 8 नहीं कर पाते हैं। तो देखो अभी क्या, तो नंबर 1 मॉलिक्यूल्स विद द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल आइटम्स। तो इनके पास क्या है कि इनकम्प्लीट यानी कि इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। जैसे कि देखो हाइपोवैलेंट कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंटर ऑफ 8 से कम है। देखो यहाँ पे बी देखो एक बार, इनके तो चलो ठीक है 8 हो गए, लेकिन बी के लास्ट में कितने होते हैं, बी के लास्ट में कितने होते हैं 3, तो इसका नंबर ही 5 है, 2,3 तो 3 है। अब 3 है तो इसके फिर 5 बॉन्ड बना चाहिए, तभी तो 8 बॉन्ड हो पाएंगे भाई, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे जब 5 बॉन्ड बन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाएगा तभी तो 8 होंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी एक इसने यहाँ से लिया 4, एक यहाँ से लिया 5, एक यहाँ से लिया 6, भाई 8 तो हुए नहीं, होने चाहिए 8 बट 8 तो हुए नहीं। और ये कंपाउंड है जो है वो स्टेबल भी है, तो देखो यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ इसके पास 4 है, क्योंकि इसके नंबर होता है 4, तो 2,2 आता है, लास्ट में आएंगे इसके 2, तो एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, इसने यहाँ से बनाया, तो 2 और 2 हो गए 4, होने चाहिए थे 8 बट ऐसा कुछ होते ही नहीं। तो ये उसकी लिमिटेशन है। और देखो थर्ड, तो मॉलिक्यूल्स विद ओड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन का चक्कर क्या है, देखो यहाँ पे अब इनके अंदर भी 8 नहीं होते हैं, इसका नंबर 7 होता है, तो 2,5 लास्ट में 5 होने चाहिए थे, ठीक है। तो 5 के हिसाब से भैया तो 2 इसने बॉन्ड बनाए, ये तो 7 ही रह गए। देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, होने कितने चाहिए थे 8। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पे भी देख लो, तो ऑक्सीजन है, इसके तो चलो 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत, 2 और 2 4, 6 और 2 8, लेकिन इसका नहीं हो पाए। होने चाहिए थे ये कि सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ऐसे इसमें भी देखो, इसमें भी 8 नहीं बैठे हैं, यहाँ पे भी देखो इसके सीधे 10 हो गए, जाकर PCl 5 है, इसके 10 हो गए। नंबर होता है 15, 2,8,5 आता है, लास्ट में कितने आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड से बनाएगा भाई 8 करने होते हैं, तो उसे 3 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन बन कितने गए 5, तो 5 उसके पास ऑलरेडी पहले से हैं, तो 5 के बाद 6 7 8 9 और ये 10 हो गए लोग। होने कितने चाहिए थे 8, वो कितने गए 10। तो ये ऑक्टेट जो रूल है उसको ऑबे नहीं करते, उसको मानते ही नहीं, ठीक है। लिमिटेशन में भी अगला चौथा पॉइंट और देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सी एंड Kr कंपाउंड। अब जो जिनॉन और क्रिप्टॉन के जो कंपाउंड है उनके अंदर ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी पहले से 8-8 होते हैं। अब अगर वो बॉन्ड बनाएंगे तो उनके 8 से और पार निकल जाएंगे भाई। अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसी बात है तो सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। फिर तो 5 वाले में कहते देखो डजंट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल का जो शेप है ये उसे बता ही नहीं पाता कैसा है। छठवें में देखो एक बार क्या है कि डज नॉट एक्सप्लेन बाय अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी तो पता है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, क्यों है वो नहीं बता पाता, तो ये इसके एक्सेप्शन है, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ देखते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी थी जिनका नाम क्या है लिनियस पाउलिंग और जेएस सेल्टा। तो देखो कह रहे हैं अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हील्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। तो यानी कि मतलब इसका ये है कि जो 2 एटम्स हैं
उनके बीच में जो शेयरिंग हो रही इलेक्ट्रॉन की, तो उनके जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। अब ओवरलैप का मतलब क्या है, मानो कि अभी एक एटम ये है मेरे पास, एक एटम ये है, बीच में बॉन्डिंग बनी तो बॉन्ड ऐसे बन जाना चाहिए था, बट ये आपस में एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसे लग गए आपस में एक दूसरे में धस जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं ओवरलैप, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाना और आपस में उसमें मतलब इंटरमिक्स हो जाना थोड़ा सा, इसे बोलते हैं हम क्या, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग से यहाँ पे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और तभी उसके कंपाउंड जो बन पाते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप, तो देखो यहाँ क्या, ऑल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डू नॉट रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ऐसा भी नहीं कि जितनी भी सारी जो ओवरलैपिंग है सबके सब कि वो फॉर्मेशन कर लेंगे कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ऐसा भी नहीं है, उसका फॉर्मेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसे होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो वाली भी होती है। और जो पॉजिटिव वाली भी है देखो, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, इसके अंदर बॉन्ड जो है फॉर्म्ड होगा। और नेगेटिव और जीरो वाली में देखो, बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड, अगर ओवरलैपिंग नेगेटिव हुई और जीरो हुई तो फिर बॉन्ड फॉर्म वहां पे नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तभी बॉन्ड वहां पे फॉर्मेशन हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं वो भी देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डेड, तो ये बॉन्ड से इनकी डायरेक्शन आपकी क्या देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो डायरेक्शन है और वर्सेस आयनिक बॉन्ड, और ये कैसे जो नॉन डायरेक्शन होते हैं। तो कोवलेंट वाले जो है डायरेक्शनल है और वो इनडायरेक्शनल होते हैं, इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो ये तुम लोग जानते हो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, मैं तुमसे बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी आगे आएगा, ठीक है, तब समझ लो इसको कि क्या चीज है, फिर आगे चलते हैं। देखो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, तो दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वहाँ पे, तब वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्म्ड होगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में केवल एक ही एटम जो है वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, उसका ही कंट्रीब्यूशन वहां पे रहता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वंस फॉर्म्ड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर सेम विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी की बस वो सेम होती हैं। बाकी का जो कोवलेंट बॉन्ड है मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ उससे पहले वाली वीडियो में कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कब फॉर्म्ड होता है कि दो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पहले हो चुकी है, देन उसके बाद अगर किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो वो पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी और को दे देता है, वापस नहीं ले रहा है, शेयरिंग भी नहीं कर रहा है, बट एक ही के डायरेक्शन है वहां पे, समझ रहे हो, एक ही एटम दूसरे को दे रहा है। और जहां से जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है उसके पास एरो का सिंबल बनता है, आगे तीर वाला जो है वो बैक वाला हिस्सा बनता है किस पे, जो डोनर है जो दे रहा है, जो ले रहा है उसके ऊपर साइड वाला मतलब टांगे वाला हिस्सा जो तीर वाला होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो हाउ डू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, डिफरेंट कोवैलेंसी देन यूजली प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब में अलग अलग होती है भाई। चलो, फोर्थ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादातर क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आगे देखो, थर्ड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन थर्ड बॉन्ड बनाएगा तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन अगर फोर्थ बॉन्ड बनाएगा, तीन तो नॉर्मली बनाएगा ना, तो अगर फोर्थ वाला बनाया तो फिर उसमें एक बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड वहां पे होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अभी इसमें देखो, तुम्हें दिख रहा होगा शायद, ये मैंने तुम्हें भी बताया था, लेकिन वो H3 दूसरा एग्जांपल था वो, अभी फिलहाल इसका देखता हूँ, H3O पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ शेयरिंग कर ली, इसने भी यहाँ शेयरिंग कर ली, अब ये बच गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो थे ही पहले से, क्योंकि इसके लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ शेयरिंग हो गई, यहाँ होगी, बचे कितने 4, उसमें 2 की शेयरिंग इधर कर देगा वो।
ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और दे देगा तो फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे देखो यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहे, थोड़ा पास में होना चाहिए था, 2 हो गया वो, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चौथा बॉन्ड बना रहा है इसीलिए। अब यहाँ पे कौन है कि लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब ये क्या होता है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस क्या होता है? तो देखो लुईस एसिड और लुईस बेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अब कोई कंपाउंड जो है वो लुईस स्ट्रक्चर बना रहा है। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका ऑक्टेट अगर पूरा हो गया और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो किसी को डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट कर सकता है उसे बोलेंगे हम लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद अभी इतनी गुंजाइश है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ले सकता है तो फिर वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस जो कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे हम उसको। देन जो दे सकता है वो लुईस बेस, जो ले सकता है वो लुईस एसिड। ठीक है, क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, याद रखना। तो देखो लॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुईस बेस, लॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस एसिड। सिंपल, जो लेगा वो एसिड, जो देगा वो बेस। देखो H3N इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास तो है, ये इसको दे सकता है, और ये देगा तो ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर है तो मतलब लेगा ये, तब जाके कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गई? और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन जो डोनर है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये कौन हो जाएंगे यहाँ पे, एसिड, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, बेस, बिकॉज ये एक्सेप्टर है। कहाँ हो गया वो, हाँ एक्सेप्टर जाने की ये बेस और ये एसिड और ये बेस। ठीक है, जो NH3 हमेशा बेस होता है, ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव बोलते हैं और डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। देखो तो जो ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन में एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, किसके साथ बनाया, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको देगा, किसके साथ देगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिग्मा एंड पाई, इसका क्या चक्कर है भाई। सिग्मा एंड पाई का मतलब क्या है, देखो जो कोवलेंट बॉन्ड बनना है, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो डबल बॉन्ड बन रहे होते हैं वहाँ पे तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर 3 बॉन्ड बने तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड तो पहले बनना है और हमेशा एक ही बनेगा, 2 कम एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल कभी नहीं बनते। डबल बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे फिर वो पाई होगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आगे देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओवरलैपिंग टेक प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल और व्हेन एन axial overlap take place। पाई बॉन्ड कब बनता है, देखो पाई बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन द एक्सिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस इज लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग। मतलब देखो भाई कि कोई ऑर्बिटल है, अगर वो साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे करके, तो वहां बनेगा कौन, पाई बॉन्ड। और अगर वो ऐसे बन रहे हैं, हेड टू हेड अगर मिलेंगे तो वहाँ बनता है इसमें सिग्मा बॉन्ड। इसकी डिटेल अभी आगे आएगी। ठीक है, अभी तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ा था ऑर्बिटल थ्योरी में, ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर तो तुम देखी थी, जहाँ हमने बताया तुम लोगों को कि एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप जो होता है वो राउंड होता है, गोल होता है, और पी वाले का होता है डंबल जैसा, और डी वाले का होता है डबल डंबल जैसा। तो जो डंबल है ना, अब डंबल में ऐसे करके गोला सा होता है। अब मान लो कि एक डंबल इधर एक डंबल इधर, अगर दोनों आपस में ऐसे भिड़ गए तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड। तो अगर वो डंबल ऐसे बढ़े आड़े करके, ठीक है, हेड टू हेड, तो बनेगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखो, तो ये क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल आपस में अलॉन्ग एक दूसरे के हैं, जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो बनेगा सिग्मा, और परपेंडिकुलर जब ओवरलैपिंग करेंगे तब बनेगा वहाँ पे पाई। क्लियर, देखो
एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो देखो एक बार, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कैन अंडरगोज रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यानी कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनना है वो वहां पे ऐसे करके घूम सकते हैं, ठीक है, अपने आपस में अराउंड में वो घूम सकता है, लेकिन पाई वाला नहीं घूम सकता, ध्यान रखना। तो देखो, जनरली पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के एडिशन से बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जब डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई देगा वहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने तुमसे बोला था कि एस ऑर्बिटल जो है वो राउंड होता है, गोल होता है। तो ऐसे ये गोल है कि ये गोल है, जब आपस में भिड़ गए तो इसमें साइड तो कहीं है ही नहीं, इसमें केवल हेड ही हेड है। जब हेड हेड अगर ओवरलैपिंग होगी, देखो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ओवरलैप मतलब क्या था। देखो ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाना। एक तुम्हें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे फिर मिलता हूँ तुमसे नई वीडियो साथ में। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, इसलिए और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।